6 जून 2020, यह है ZD TV न्यूज। मैं हूं रश्मि नेगी बेस्ट और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अपने गांव, कस्बों, शहरों की खबर अगर जानना चाहते हैं तो हम हैं आपके फोन के भीतर। जी हां, तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ZD TV न्यूज। और आप जिस जगह से हैं हमारा न्यूज बुलेटिन सुन पा रहे हैं, अपने शहर, गांव का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की खबरों के हाल जानेंगे आप मेरे साथ। और इस वक्त पेश है मुख्य हेडलाइंस। भारत और चीन शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए अपने मतभेद दूर करने पर सहमत। सरकार ने किसानों की मदद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनुष्य और पशुओं की मौत को रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन के साथ सहयोग को तैयार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 493 अरब 48 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। भारत और चीन ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि दोनों देश अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीके के जरिए हल करेंगे। विदेश मंत्रालय ने पूर्वी एशिया मामलों से संबंध संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव के कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियानगाओ के साथ बातचीत की। अधिकारियों की यह बैठक दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समाधान के लिए महत्वपूर्ण समझी जा रही है। बैठक के दौरान दोनों देशों ने वर्तमान घटनाओं सहित आपसी संबंधों की समीक्षा की। इस संबंध में उन्होंने दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई इस सहमति की याद दिलाई कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध वर्तमान वैश्विक स्थिति में स्थिरता के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करेंगे। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों देशों के नेताओं के मार्गदर्शन के अनुसार भारत और चीन को अपने मतभेद एक दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए हल करने चाहिए। दोनों अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौती और विभिन्न बहुराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करने के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान किया। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की सैन्य अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारी अब से कुछ ही देर के बाद लेह से करीब 300 किलोमीटर दूर चीन के मोल्दो में बैठक करेंगे। पूर्वी लद्दाख में 2 सप्ताह से अधिक समय से जारी गतिरोध को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण समझी जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेशों को लागू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है। ये अध्यादेश कृषि उपज में निर्बाध व्यापार को सक्षम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी और सुधारों को अमल में लाने के लिए उनसे सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने नए सुधार के माहौल में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में उनके निरंतर सहयोग का अनुरोध किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा किया है। 365 दिन की इस अवधि में सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। प्रौद्योगिकी के जरिए सदियों पुराने मुद्दों का हल करते हुए देश 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर होने वाली मनुष्यों और पशुओं की मौत को रोकने के लिए कल राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान शुरू करते हुए श्री गडकरी ने आम जनता को सड़कों पर होने वाले हादसों को कम से कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी और निरंतरता मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश को बताया कि हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें करीब 1.5 लाख जानें जाती हैं। श्री गडकरी ने कहा कि वे अगले वर्ष मार्च तक इसमें 20 से 25% तक की कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। देश भर में 5000 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना के कारणों को दूर करने के लिए अस्थायी और स्थायी उपाय तात्कालिक आधार पर किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने यह भी बताया कि मंत्रालय सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में पशुओं की मौत को रोकने के बारे में भी जागरूक है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने सभी एजेंसियों से अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में देहरादून भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जारी पुस्तिका में दिए गए प्रावधानों पर भी अमल करें। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई व्यक्ति प्रतिबंधों के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे थे और विभिन्न कारणों से दवाइयों की दुकान तक नहीं पहुंच पाए। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार इस तरह के व्यक्तियों की सहायता के लिए आगे आई है।
तमिलनाडु में मदुरई की एक 13 वर्षीय बालिका नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संगठन का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन कराने में अपने पिता का सहयोग करने के लिए नेत्रा को यह सम्मान दिया गया है। नेत्रा के पिता पेशे से हेयर ड्रेसर हैं और उन्होंने परोपकार के इस कार्य में 5 लाख से अधिक रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में उन लोगों की सराहना की थी जो इस कठिन समय में जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। तमिलनाडु में कल और 1438 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। लगातार छठे दिन 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। हालांकि कल 871 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे। उत्तर प्रदेश में कल कोविड-19 के 502 नए रोगियों का पता लगा, जो किसी एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 9733 हो गई है। अब तक राज्य में 257 लोगों की कोरोना महामारी से मृत्यु हो चुकी है। 5648 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। इसी बीच अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी रोगियों को गुनगुना पानी दिया जाए। विदेशों में फंसे 166 भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कल शाम बिहार के गया पहुंचे। ये लोग कोरोना महामारी के कारण फंस गए थे। सभी यात्री बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इन यात्रियों का तापमान जांचने के बाद बोधगया के विभिन्न होटलों में पृथकवास के लिए भेज दिया गया। होटलों की व्यवस्था राज्य सरकारों ने की है। इसी बीच कुवैत से लौटे 300 लोग होटलों में क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद घर भेज दिए गए हैं। इसी बीच बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4500 से अधिक हो गई। सबसे ज्यादा 275 रोगी पटना में और उसके बाद 274 खगड़िया जिले तथा 254 बेगूसराय में सामने आए हैं। राज्य में 2233 रोगी कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में फिलहाल 2335 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 49% हो गई है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है और यह पिछले महीने की 29 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह में 493.48 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि कुल भंडार का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 3 अरब 50 डॉलर बढ़कर 455.21 अरब डॉलर हो गया है। जम्मू कश्मीर में कल 16 घरेलू उड़ानों से 1500 से अधिक यात्री जम्मू और कश्मीर पहुंचे। 361 यात्रियों के साथ 6 विमान जम्मू में और 1210 यात्रियों के साथ 10 विमान श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे। केंद्र शासित प्रदेश पहुंचे सभी यात्रियों को कोविड-19 की जांच की गई और सभी एहतियाती उपाय करते हुए उन्हें गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया गया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें और कहां कैसा होगा मौसम का मिजाज, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मुंबई में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की उम्मीद है। देश के दक्षिणी भाग चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर सकते हैं। उधर श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद या शाम तक बादल और घने हो सकते हैं। गिलगित में हल्के बादल रहेंगे। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।